पुतिन का युद्ध में क्या उद्देश्य था? वह नहीं जो इसके बारे में लिखी जाने वाली प्रचार सामग्री कहती है। अरे, कि वे असफल हो गए और वह यूक्रेन पर कब्जा करने वाले थे। विचार यह था कि नाटो को, और नाटो क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस की सीमा से दूर रखना, न ज्यादा न कम। जब 1991 में सोवियत संघ का अंत हुआ, तो एक समझौता हुआ कि नाटो 1 इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। अब 1991 के बाद क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका ने तय किया कि नाटो का पूर्व की ओर विस्तार कभी खत्म नहीं होगा, और 1994 में यह निर्णय औपचारिक रूप से लिया गया, जब राष्ट्रपति क्लिंटन ने नाटो के पूर्व की ओर विस्तार पर हस्ताक्षर किए, सीधे यूक्रेन और जॉर्जिया तक। तो नाटो का विस्तार, जैसा कि आप जानते हैं, 1999 में हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य से शुरू हुआ, और रूस इससे बेहद नाखुश था। लेकिन ये देश अब भी सीमा से दूर थे। फिर 2004 में नाटो के विस्तार का अगला दौर आया, जिसमें 3 बाल्टिक देश, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया शामिल हुए। इस बिंदु पर रूस काफी नाराज था। जैसा कि सभी को याद है, 2007 में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, बस, अब बहुत हुआ। और निश्चित रूप से, इसका मतलब था कि 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप के गले में जबरदस्ती नाटो का विस्तार यूक्रेन और जॉर्जिया तक कर दिया। यह सीधे रूस के पास था, और रूस ने इसका विरोध किया, क्योंकि अगर रूस ने रियो ग्रांडे या कनाडाई सीमा पर सैन्य अड्डा बनाने का फैसला किया होता, तो न केवल अमेरिका बुरी तरह नाराज होता, बल्कि लगभग 10 मिनट में युद्ध शुरू हो जाता। और 1 महीने बाद युद्ध छिड़ गया, जिसने जॉर्जिया को तबाह कर दिया। और 2010 से अमेरिका ने पोलैंड और फिर रोमानिया में एजिस मिसाइल सिस्टम लगा दिए, और रूस को यह पसंद नहीं आया। 2010 में विक्टर यानुकोविच तटस्थता के मंच पर चुने गए। रूस का यूक्रेन में कोई क्षेत्रीय हित या योजना नहीं थी। रूस जो बातचीत कर रहा था, वह केवल सेवस्तोपोल नौसैनिक अड्डे के लिए 25 साल का पट्टा था। बस इतना ही। न क्राइमिया के लिए, न डोनबास के लिए, कुछ नहीं। 2014 में अमेरिका ने यानुकोविच को हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। सभी को मेरे कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोगी विक्टोरिया नुलैंड और अमेरिकी राजदूत जॉफ्री पायट की फोन कॉल के बारे में पता है। इसे सुनिए, यह दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता कि क्लिचको सरकार में जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। मेरा मानना है कि यात्स वह व्यक्ति है जिसके पास आर्थिक अनुभव, शासन का अनुभव है, और आप जानते हैं, यूं तो बाहर में जाए। ऐसा नहीं, और मेरा मानना है कि हमें कुछ करना होगा ताकि यह हो सके। इससे बेहतर सबूत आपको नहीं मिलेगा। फिर आया मिन्स्क, और खासकर मिन्स्क 2। इसमें कहा गया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के रूसी भाषी क्षेत्रों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन ने तय किया कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। डोनबास में यूक्रेन की गोलाबारी में कई हजार मौतें हुईं, और दिसंबर 2021, जनवरी 2022 में मेज पर मौजूद मुद्दों में से एक यह था, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन में मिसाइल सिस्टम लगाने का अधिकार दावा करता है? और ब्लिंकन ने जनवरी 2022 में लावरोव से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जहां चाहे मिसाइल सिस्टम लगाने का अधिकार है। तो युद्ध शुरू हो गया। पुतिन का युद्ध में क्या उद्देश्य था? यह जेलेंस्की को तटस्थता पर बातचीत करने के लिए मजबूर करना था, और यह आक्रमण शुरू होने के 7 दिनों के भीतर हुआ। यूक्रेन ने एक तरफा रूप से लगभग पक्के समझौते से किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें ऐसा करने को कहा। विचार यह था कि यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया होंगे, जो रूस को काला सागर को रोककर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दर्जे से वंचित कर देंगे। और अमेरिकी सीनेटर, जो जितने निर्दयी, निंदक और भ्रष्ट हो सकते हैं, कहते हैं कि यह हमारे पैसों का शानदार इस्तेमाल है, क्योंकि कोई अमेरिकी नहीं मर रहा है। यह शुद्ध प्रॉक्सी युद्ध है। और जब से अमेरिका ने वार्ताकारों को मेज से दूर कर दिया, लगभग 10 लाख यूक्रेनियन मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए।